नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आंतरिक जल प्रवाह की नदियों को, और आंतरिक जल प्रवाह की नदियों में दोस्तों हमने घग्गर नदी है इसको पढ़ लिया था, और घग्गर नदी के साथ साथ हमने कांतली नदी और कांकनी नदी है इनको भी पढ़ लिया। दोस्तों, इनके आगे हम देखिए आंतरिक जल प्रवाह की उन नदियों को पढ़ते हैं जिनका विस्तार देखिए आपके सामने होगा। जैसे रूपारेल नदी है, रूपनगढ़ नदी है, और दोस्तों इन नदियों को देखिए घग्गर नदी है, घग्गर नदी के अलावा कांतली है, कांतली के अलावा कांकनी नदी है। इनका वीडियो है वो आप पीछे जा करके देख सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने उनकी चर्चा कर ली है। तो दोस्तों आज हम देखिए इसे आंतरिक जल प्रवाह की नदियों को आगे बढ़ाते हैं, इस टॉपिक की आगे शुरुआत करते हैं। देखिए आज हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं आंतरिक जल प्रवाह की नदियों को, और आंतरिक जल प्रवाह की नदियों में सबसे पहले दोस्तों पढ़ेंगे हम रूपारेल नदी को। सबसे पहले कौन सी नदी को पढ़ेंगे? रूपारेल नदी को। इस रूपारेल नदी को पढ़ते हैं तो ये रूपारेल नदी दोस्तों देखिए कहां से निकलती है, इनकी क्या क्या विशेषता है, इन पर देखिए दोस्तों हम चर्चा करने वाले। और इन पर चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले आपको याद रखना है राजस्थान है इसका मानचित्र, क्योंकि दोस्तों इसके बिना आप देखिए इन नदियों को क्लियर है वो नहीं कर पाओगे। देखिए दोस्तों यहाँ से आपके सामने ये राजस्थान है, और इस राजस्थान के मानचित्र पर इस नदी का हम देखिए विस्तार यहाँ से पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों आपके सामने ये है राजस्थान का मानचित्र, और इसी मानचित्र पर देखा जाए तो दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि ये जो रूपारेल नदी है ये कहाँ से निकलती है। तो यहाँ पर तो दोस्तों आपके सामने जिला आता है कौन सा? अलवर जिला। कौन सा जिला आता है? अलवर जिला। और अलवर जिले के बाद में यहाँ से जिला देखा जाए तो दोस्तों आता है आपके सामने भरतपुर जिला। कौन सा जिला आता है? भरतपुर जिला। यानी एक आपके सामने अलवर जिला है तो दूसरा जिला कौन सा है? भरतपुर जिला। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, यानी अलवर से ये नदी निकलेगी और भरतपुर में जाकर के दोस्तों ये नदी क्या हो जाएगी? विलुप्त हो जाएगी। और कौन सी नदी? ये रूपारेल नदी। यानी यहाँ से इसकी लोकेशन को देखिए, हम यहाँ से उठा करके इसको यहाँ पर पढ़ते कि रूपारेल नदी का देखिए दोस्तों उद्गम कहाँ से होता है, तो यहाँ से हम इसको पढ़ने की कोशिश करते। देखिए नदी है आपके सामने कौन सी? रूपारेल नदी। ये रूपारेल नदी देखिए कहाँ से निकलती है, तो दोस्तों याद रखना है उदयनाथ की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है यहाँ पर दोस्तों? उदयनाथ की पहाड़ी। ये उदयनाथ की पहाड़ी है, ये कहाँ पर है? तो याद रखिए दोस्तों ये थानागाजी में। और थानागाजी आपको कौन से जिले में मिलेगा? तो याद रखेंगे अलवर जिले में मिलेगा। यानी रूपारेल नदी है ये उदयनाथ की पहाड़ी है आपके सामने थानागाजी अलवर। यहाँ से देखो ये रूपारेल नदी निकालती है, और यहाँ से दोस्तों ये नदी निकलने के बाद में देखिए दोस्तों यहाँ से निकलने के बाद में ये रूपारेल नदी पहले अलवर जिले में बहती है, और अलवर जिले में बहने के बाद में देखिए ये नदी कौन से जिले में आ जाती है? तो दोस्तों याद रखना है ये आपके सामने भरतपुर जिले में आ जाती है। यानी पहले आपके सामने देखिए ये राजस्थान के अलवर जिले में बहती है, क्योंकि ये उदयनाथ की पहाड़ी है थानागाजी अलवर में, वहां से ये नदी निकलती है। और वहां से निकलने के बाद में पहले ये अलवर जिले में बहती है, और अलवर जिले में बहने के बाद में दोस्तों ये कौन से जिले में बहती है? ये भरतपुर जिले में बहती है। जैसे ये नदी भरतपुर जिले में बहती है, ये भरतपुर जिले में बहती है, तो भरतपुर जिले में ये नदी आकर के क्या हो जाती है दोस्तों? विलुप्त हो जाती है। देखिए दोस्तों यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि ये भरतपुर में आकर के ये नदी क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। और इसी भरतपुर की बात करें तो भरतपुर में आपको एक स्थान मिलेगा जिसका नाम है दोस्तों कुआस।
कौन सा स्थान है? कुवास का भाग है। इसे कुवास में देखा जाए तो आपके सामने ये नदी, आपके सामने कुवास जो भरतपुर जिले का भाग है वहां पर ये नदी विलुप्त हो जाती है, क्योंकि कुवास के पास में एक स्थान आपको मिलेगा जिसका नाम है दोस्तों सीकरी। कौन सा स्थान है? सीकरी। यानी कुआस सीकरी का जो भाग है भरतपुर जिले में पड़ता है, यहाँ पर ये नदी क्या हो जाती है मित्रों? ये विलुप्त हो जाती है। क्लियर हुई इतनी बात? देखिए दोस्तों, आपसे ये कहा जी कि रूपारेल नदी कहाँ से निकलती है, तो ये उदयनाथ की पहाड़ी है जो थानागाजी अलवर जिले में, वहां से ये नदी निकलती है। वहां से निकलने के बाद में भाई पहले तो ये अलवर जिले में बहेगी, और अलवर जिले में बहने के बाद में दोस्तों कौन से जिले में आ जाती है? तो ये भरतपुर जिले में आ जाती है। और इसी भरतपुर जिले में आने के बाद में भरतपुर में बहती है, और भरतपुर में कुआस सीकरी नामक स्थान है भरतपुर जिले में, वहां पर आकर के ये रूपारेल नदी यहाँ पर विलुप्त हो जाती। तो यहाँ पर ये तो उद्गम हो गया, और यहाँ पर इनका देखिए क्या हो गया? समाप्ति स्थल हो गया दोस्तों। क्लियर हुई इतनी बात? उसके बाद में देखिए इसकी मुख्य विशेषता क्या है। यानी जैसे ही भरतपुर की बात करें तो भरतपुर में देखिए इस नदी पर एक बांध का निर्माण किया गया दोस्तों, यहाँ पर एक बांध का निर्माण किया गया, और उस बांध की बात करें तो वो बांध आपके सामने देखिए कौन सा बना है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है सीकरी बांध। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कंफ्यूज की दवाई आपको ही दिमाग में रखनी है, किसी डॉक्टर के पास आपको नहीं जाना। यानी जैसे ही आपसे कहा जाए कि सीकरी बांध, जैसे ही आपसे ये कहा जाए कि सीकरी बांध कहां पर है, तो कई स्टूडेंट तो ऐसे भी आ जाएंगे जिनको ऐसे बोला जाएगा कि सीकरी बांध कहां पर है, तो वो प्यार से बताएगा कि सीकरी बांध तो आपका सीकर जिले में। लेकिन ऐसा अगर किसी ने आंसर अगर दे दिया तो दोस्तों आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर यहाँ पर गलत ही माना जाएगा, क्योंकि देखने पर आपको ऐसे लगेगा कि सीकरी बांध कहां पर है, तो सीकरी बांध आप करोगे सीकर में, लेकिन जैसे ही आप सीकर आंसर करोगे तो दोस्तों आपका आंसर वहां पर गलत होगा। सीकरी बांध है ये आपका रूपारेल नदी पर बना हुआ है, और ये सीकर में नहीं बना होकर कौन से जिले में बना है दोस्तों? तो याद रखना ये भरतपुर जिले में बना हुआ। देखिए दोस्तों, इसकी मुख्य जो विशेषता है वो क्या है? यानी जब रूपारेल नदी की बात करें तो रूपारेल नदी का जो जल है, इस जल में कुछ बाढ़ के हालात पैदा होते हैं। तो यहाँ पर देखिए रूपारेल नदी के जल में होने वाली जो तबाही है, यानी जल में होने वाली जो तबाही है, इस तबाही को रोकने के लिए, जल में होने वाली जो तबाही है, इस तबाही को रोकने के लिए दोस्तों आपके सामने इस रूपारेल नदी पर देखिए सीकरी बांध का निर्माण है वो किया गया है। और ये जो सीकरी बांध आपका है वो कौन से जिले में बना है दोस्तों? तो याद रखना है ये भरतपुर जिले में बना है, और कौन सी नदी पर बना है? तो याद रखना है ये रूपारेल नदी पर बना हुआ। उसके बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि ये जो रूपारेल नदी है इनकी और मुख्य विशेषता क्या है। तो यहाँ से याद रखेंगे कि रूपारेल नदी है, इस नदी को देखिए कौन सी नदी कहा जाता है? तो याद रखना दोस्तों इसको वराह नदी कहा जाता है। कौन सी नदी कहा जाता है दोस्तों? इसको वराह नदी कहा जाता है। इसी नदी को दोस्तों आपके सामने कहा जाता है लसावरी नदी। राजस्थान है, इस राजस्थान में कौन सी नदी को लसावरी नदी कहा जाता है? तो कौन सी नदी को लसावरी नदी कहा जाता है दोस्तों? रूपारेल नदी को कहा जाता है। कौन सी नदी को वराह नदी कहा जाता है? तो दोस्तों रूपारेल नदी को ही वराह नदी कहा जाता है। उसके बाद में देखिए यहाँ से दोस्तों आपको याद रखना है कि ये जो रूपारेल नदी है, ये जो रूपारेल नदी है, इस रूपारेल नदी के किनारे पर एक सभ्यता है वो प्राप्त हुई थी। रूपारेल नदी की बात करते हैं तो रूपारेल नदी के किनारे से कौन सी सभ्यता है वो प्राप्त हुई थी? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना कौन सी सभ्यता है वो प्राप्त हुई थी। तो दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है नूह सभ्यता। कौन सी सभ्यता प्राप्त हुई थी दोस्तों? यहाँ से नूह सभ्यता है ये प्राप्त हुई थी।
और इस नोह सभ्यता की बात करते हैं तो ये राजस्थान के कौन से जिले से प्राप्त हुई थी? तो दोस्तों याद रखना है, ये राजस्थान के भरतपुर जिले से प्राप्त हुई थी। और इसी भरतपुर में जो नोह सभ्यता है, ये नोह सभ्यता कौन सी नदी के किनारे से प्राप्त हुई थी? तो दोस्तों याद रखना है, रूपारेल नदी के किनारे से ही प्राप्त हुई थी। तो यहाँ से ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट है। या तो आपसे कहा जाएगा कि नोह सभ्यता कौन से जिले में है? भरतपुर में। आंसर क्या होगा? भरतपुर। नोह सभ्यता कौन सी नदी के किनारे से प्राप्त हुई? दोस्तों आंसर होगा रूपारेल नदी। क्वेश्चन पूछ ले कि रूपारेल नदी के किनारे से कौन सी सभ्यता प्राप्त हुई? नोह सभ्यता। कौन से जिले में है? भरतपुर में। तो क्वेश्चन को दोस्तों कैसे भी घुमा फिरा करके पूछ लिया जाए तो आपका आंसर है वो एकदम सटीक होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों इतनी बात? उसके बाद में देखिए, इसी रूपारेल नदी को एक ही सूत्र के माध्यम से दोस्तों आप याद कैसे करोगे? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप एक सूत्र के माध्यम से, एक ही सूत्र के माध्यम से आप इस सारी की सारी रूपारेल नदी को याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको सूत्र याद रखना है कि रूपानी थाने में, रूपानी उदयनाथ के साथ, उदयनाथ के साथ थाने में लव किया। देखिए दोस्तों, यहां पर आपको एक प्यारा सा सूत्र मिलेगा। इस सूत्र के माध्यम से आप इस रूपारेल नदी को याद कर सकते हैं। कैसे याद करोगे? सूत्र क्या कहता है? सूत्र ये कहता है कि रूपा है, एक महिला है जिसका नाम है रूपा। इस रूपा ने उदयनाथ है, इस उदयनाथ के साथ थाने में लव किया। इसका मतलब दोस्तों आपके सामने क्या प्राप्त होगा? सबसे पहले लिखा है यहाँ पर रूपा। क्या लिखा है? रूपा। इस रूपा का मतलब है दोस्तों आपके सामने रूपारेल, रूपारेल नदी। उसके बाद में लिखा है यहाँ पर उदयनाथ। क्या लिखा दोस्तों? उदयनाथ। उदयनाथ का मतलब है कि ये कहां से निकलती है? उदयनाथ से निकलती है। और उदयनाथ देखिए कहां पर है? तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर उदयनाथ के साथ थाने में लव किया, तो यहाँ पर लिखा है थाने। थाने का मतलब उदयनाथ की पहाड़ी है, ये कहां पर है? थानागाजी में। और थानागाजी दोस्तों कहां पर है? अलवर जिले में। यहाँ से ये निकलती है और कुआ सीकरी भरतपुर में जाकर के ये दोस्तों विलुप्त होती है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर लिखा है आपके सामने ने। इस ने का मतलब दोस्तों आपको याद रखना है, यहाँ से नोह सभ्यता। ये नोह सभ्यता कौन सी नदी के किनारे से प्राप्त हुई थी? तो यहाँ पर आप बताएंगे रूपारेल नदी के किनारे से प्राप्त हुई थी। कौन से जिले में? भरतपुर में। उसके बाद में लिखा दोस्तों यहाँ पर आपके सामने लव। इस लव का मतलब आपको अलग नहीं याद रखना है, क्योंकि लव का जैसे ही नाम आता है तो कई स्टूडेंट ऐसे भी जिनका दिमाग है वो कुछ हद से ज्यादा अलग ही चला जाता है। तो अपन को केवल पढ़ाई से संबंधित ही याद रखना है, क्योंकि इसका गलत अर्थ है वो आप नहीं निकालेंगे। यहाँ पर मैंने लव का जो अर्थ लिया है वो अर्थ क्या रहेगा कि जो रूपारेल नदी है, इस रूपारेल नदी को किस उपनाम से पुकारा जाता है? तो इसको लव उपनाम के नाम से पुकारा जाता है। लव का मतलब आपको याद रखना है, ल का मतलब दोस्तों याद रखना आपको लसावरी नदी, लव का मतलब याद रखना लसावरी नदी, और वह का मतलब आपको याद रखना है दोस्तों वराह नदी। क्लियर हुई आपके सामने? ये रूपारेल नदी कहां से निकली, कहां पर विलुप्त हुई, इनकी क्या विशेषता है, कौन सी सभ्यता यहाँ से प्राप्त हुई, इस नदी को याद करने के लिए कौन सा सूत्र हमको काम में लेना, इतनी चीज आपको याद रखनी। एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ से नौ सभ्यता आप याद रखेंगे, यहाँ से सीकरी बांध याद रखेंगे कि रूपारेल नदी है। इस रूपारेल नदी के जल में होने वाली तबाही को रोकने के लिए सीकरी बांध का निर्माण है वो इस नदी पर किया गया है। छोटे से तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। रूपारेल नदी, रूपा ने उदयनाथ के साथ थाने में लव किया।
उदयनाथ के साथ थाने में लव किया, किसने किया? रूपा ने किया। तो रूपा रेल नदी है, उदयनाथ की पहाड़ी थानागाजी अलवर से निकली और कुआ सीकरी भरतपुर में जाकर के विलुप्त हो गई। कितने जिलों में बहती है? 2 जिलों में, अलवर में, भरतपुर में। भरतपुर में इस नदी पर देखिए सीकरी बांध बना है और ये बांध क्यों बना गया? इस जल में होने वाली तबाही को रोकने के लिए। फिर नौ सभ्यता यहाँ से भरतपुर से प्राप्त हुई है। उसके बाद में याद रखना कि रूपा रेल नदी को वराह नदी या लसावड़ी नदी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इतनी चीज आपके सामने है ये रूपा रेल नदी से संबंधित। और आगे हम आंतरिक जल प्रवाह की नदियों को पढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए आप इस चैनल पर, लगातार आपको इस तरीके के वीडियो है वो मिलते रहेंगे, इससे बेहतर आपको वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूले दोस्तों, और अपने दोस्तों को इसे अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। क्लियर दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, इंतजार रखना।